राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और एग्ज़ाम तो बहुत पास में आ गया है, तो आप लोग अपने तैयारी में मस्त से लगे भी होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है पीवाईक्यू है, लेकिन पीवाईक्यू ओनली क्वेश्चन नहीं, आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलेंगे। और हाँ, बस आप लोग को पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहना है। हाँ, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और हाँ, अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, तो अगर लास्ट में आप लोग को लगे कि सच में भी ये वीडियो जो है कि आप लोग को कुछ हेल्प की है आपके, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है यार। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है और आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, और विकास जो है निरंतर रूप लेता है। देखिए ये जो बोल रहा है ना कि विकास, देखिए ये तो बात सही है। आपको क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है ना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए जो बच्चों का डेवलप होता है वो विभिन्न दरों पर विकसित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ये बात भी सही है। लेकिन और विकास आपका निरंतर रूप से भी होता है, ये बात भी सही है। लेकिन ये जो बोल रहा है ना आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, नहीं। आनुवांशिकता आपके इन्वायरमेंट का भी एक हिस्सा है। आनुवांशिक और जो आपका आनुवांशिक और पर्यावरण, ये दोनों मिलकर विकास का डेवलप करते हैं, तो इसलिए ये बात सही नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास के संदर्भ में यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि आनुवांशिकता तथा पर्यावरण दोनों ही बच्चे के विकास के निर्धारक होते हैं। एक व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का विकास कैसा होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि भी शामिल होते हैं। बालक की विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि परिपक्वता की स्थिति में प्राप्त करता है। विकास के बारे में कुछ निम्नलिखित आपकी विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन वाइज देख सकते हैं कि विकास जो होता है आपका अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित भी होता है, और विकास जो होता है आपका निरंतर रूप से होता है। लेकिन आपकी जो वृद्धि होती है ना, देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बस यही फ़र्क होता है। जो आपकी वृद्धि होती है, वृद्धि आपके उम्र के हिसाब से रुक जाती है, लेकिन जो आपका विकास होता है ना वो वूम टू टुम चलता रहता है, जन्म से मतलब मरने तक आपकी विकास होती रहती है। तो इसलिए वृद्धि है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, अब वृद्धि तो ऐसे नहीं बढ़ेगी ना कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, अरे वो भी लिमिट से ना बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा बढ़ता गया आसमान छू रहा है। तो वृद्धि ऐसे होनी चाहिए ना, तो वृद्धि नहीं, वृद्धि अपने लिमिट में हो जाती है। किसी की वृद्धि का कोई हाइट छोटा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, उसमें मतलब कई प्रकार की वृद्धि मिलती है ना। तो इसलिए आपका वृद्धि जो होता है, वृद्धि का समय निर्धारित है, लेकिन आपके विकास का समय निर्धारित नहीं है, यही बोल रहा है। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मानवीय क्षमता जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बोल रहा है फिजिकल, बोल रहा है इमोशनल, बोल रहा है कॉग्निटिव, बोल रहा है मोरल। तो देखिए आपका बोल रहा है जो कि मानवीय क्षमताएं, बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन जो होता है वो आपके आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है, जो विकास के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख भी सकते हैं कि, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप में विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं के द्वारा अधिगम को प्राप्त करते हैं। संज्ञान के अंतर्गत ज्ञान, संवेदना, समग्रता, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, चिंतन, अनुप्रयोग, स्मृति, बौद्धिक क्षमता इत्यादि आते हैं। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति होता है जो जानकारी प्राप्त करता है, समस्या का हल निकालता है, चिंतन एवं तर्क भी देता है, दो वस्तुओं के बीच विभेद करता है, संकल्पना को याद करता है। यह विकास की प्रक्रिया
व्यक्तिगत होती है। संज्ञानात्मक विकास से बालक में सीखने की क्षमता बढ़ जाती है और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास शैशवावस्था से पहले ही आरंभ हो जाता है। तो देखिए ये जितने भी पॉजिटिव वर्ड हैं जी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, इसीलिए एक एक पॉइंट देखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। असर्शन आपको दे रहा है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियां ग्रहण करते हैं। देखिए जो बच्चा बोल रहा है, ये लोग असर्शन जो दे रहे हैं कि बच्चे केवल औपचारिक, तो ये आपका पहला तो पहले ही गलत दिख रहा है। चलिए रीजन पढ़ते हैं। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल एवं रैखिक प्रक्रिया है, ये भी आपका गलत ही है। देखिए जो बच्चे होते हैं ना, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन पहले देख लीजिए। both A and R true and R is a correct expression of A, और both A and R true but R is not the correct explanation of A, और A is true but R is false, और both A and R false। तो आपका राइट ऑप्शन तो यही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका both बोथ ए एंड आर फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो बोल रहा है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बच्चे अनौपचारिक रूप से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं और बच्चों का सामाजिक एक सरल एवं रैखिक प्रक्रिया नहीं होती है। बच्चों का सामाजिकरण जो होता है वो एक वर्तुलाकार होता है। बच्चों का सामाजिकरण सरल और रैखिक प्रक्रिया नहीं होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा बोथ ए एंड आर दोनों फॉल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए यहाँ पे आप लोग व्याख्या भी देखते चलिए कि उपयुक्त प्रश्न में अभिकथन ए और कारण दोनों गलत हैं। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण नहीं करते हैं, वह अनौपचारिक शिक्षा द्वारा भी अपनी दैनिक क्रियाकलापों का भी अध्ययन करते हैं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो विभिन्न औपचारिकताओं के साथ जानबूझकर निश्चित नियमानुसार क्रियाशील होती है तथा यह नियमित रूप से विधिवत प्रदान की जाती है। इस शिक्षा का स्थान और समय निश्चित होता है तथा इस शिक्षा की विषय सामग्री भी निश्चित होती है। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल एवं रैखिक प्रक्रिया में नहीं होता है। बच्चों का जो सामाजिकरण होता है वो सरल एवं रैखिक प्रक्रिया में नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं भिन्न भिन्न समाज में विकसित होते हैं, इसीलिए इसे रैखिक नहीं कहा जा सकता है। बालक का सामाजिकरण में अनुकरण का बहुत अधिक महत्व होता है। बच्चा का अनुकरण जो होता है, बच्चे देखकर सीखते हैं, तो इसलिए जो होता है सामाजिकरण में बच्चे जो अनुकरण करके सीखते हैं, ये बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि आरंभ से ही वह दूसरे का अनुकरण करके अनेक बातों को सीखता है। जैसा घर और समाज के लोग बातचीत करते हैं और व्यवहार करते हैं, बच्चे उसी का अनुकरण करने लगते हैं और फिर जैसा ही व्यवहार करते हैं फिर वैसा ही वो लोग व्यवहार करने लगते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग का टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। बोल रहा है इक्विलिब्रेशन, बोल रहा है डिसइक्विलिब्रेशन, और बोल रहा है असिमिलेशन, बोल रहा है अकोमोडेशन। देखिए जो बोल रहा है ये कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इक्विलिब्रेशन। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में, यहाँ पर व्याख्या में आप लोग देख सकते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति संतुलन अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। पियाजे 4 कारकों की पहचान करता है: जैविक परिपक्वता, सक्रिय अन्वेषण गतिविधि, सामाजिक अनुभव और संतुलन। इक्विलिब्रेशन जो किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पियाजे के अनुसार विचारों में वास्तविक परिवर्तन संतुलन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संतुलन की प्रक्रिया जो होती है इस तरह काम करती है कि यदि हम किसी घटना या स्थिति के लिए एक विशेष स्कीमा लागू करते हैं और स्कीमा संतोषजनक परिणाम नहीं देती है, तो यह बच्चे की दुनिया को समझने के लिए अपर्याप्त है, तो असंतुलन उत्पन्न होता है और हम असहज होता है। स्कीमा आप लोग जीन पियाजे की थ्योरी शायद पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, तो स्कीमा जो होता है ना, इसमें स्कीमा जो बच्चों के माइंड में बचपन से एक, मान लीजिए एक फ़ोन है, फ़ोन में एक मेमोरी है, मेमोरी जो है, मेमोरी आपकी सारी डेटा रखती है, तो वैसे ही बच्चे को देखिए, लेकिन आपके जो
फ़ोन की मेमोरी है वो तो कहीं खो भी सकती है, लेकिन स्कीमा ऐसी चीज़ है ना, वो माइंड से आपके निकलेगी नहीं। बच्चे चाहे बड़े जो भी हैं, माइंड में अगर एक बार आप लोगों ने देख लिया कि हाँ ये चीज़ हमने देखा था, अब वो माइंड में कवर हो जाता है। तो वही जो जीन पियाजे हैं, इसे स्कीमा नाम दिए हैं। स्कीमा जो संतोषजनक परिणाम नहीं देती है या बच्चे की दुनिया को समझने के लिए अपर्याप्त है, तो असंतुलन उत्पन्न होता है और हम असहज हो जाते हैं। यही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। ये दे रहा है आपको सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देखिए ये जो आपको चारों स्टेज दिख रहे हैं, ये आपकी जीन पियाजे जी ने दिया है। जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। आपका जो पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल होता है, ये 2 से 7 वर्ष होता है। और आपका मूर्त जो होता है 7 से 11 होता है। और जो ये फॉर्मल ऑपरेशनल होता है ना, 11 के बाद होता है। तो ये किशोरावस्था में आता है। तो ये बोल रहा है कि परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क जो होता है किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। तो ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये जो होता है, जो परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क होता है, इस अवस्था में आ जाता है। चलिए यहाँ पे आप लोग टॉपिक आज यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पियाजे के अनुसार जो होता है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन का हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं में एक निश्चित क्रम का अनुकरण करता है। इनकी संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं थीं। संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष। अभी आप लोगों ने देखा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और आपका फॉर्मल ऑपरेशनल जो है आपका 11 वर्ष के बाद, जो किशोरावस्था में होता है। तो यही बोल रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अमूर्त अवधारणा और संचालन पर काम करने की क्षमता 11 वर्ष की उम्र के आसपास आरंभ होती है। इस स्तर पर संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क को आवश्यक माना था। किशोर अब परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क और अमूर्त अवधारणाओं पर विचार करना आरंभ कर सकता है। वे प्रायः क्या अगर स्थितियों और प्रश्नों पर विचार करते हैं और कई समाधानों या संभावित परिणामों के बारे में सोचने में सक्षम होते हैं। अतः पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। चलिए यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जीन पियाजे पर ही एक दिया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ने लगते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार मतलब बच्चे जो है सहज क्रिया से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। ये ऑप्शन ही आपका पहले ही आ जाएगा। सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चे होते हैं अब मतलब सहज क्रिया से ऐच्छिक क्रिया की ओर अभी बढ़ना आरंभ कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे का, ये बात बोल रहे हैं। और प्री ऑपरेशनल आपके 2 से 7 वर्ष अभी आप लोगों ने पढ़ा। कॉन्क्रीट आपके 7 से 11 और 11 के बाद जो होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं में किसी भी वस्तु को मुंह से लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। 1 से 4 माह के बच्चे की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ समन्वित कोऑर्डिनेट होती है। 4 से 6 माह की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने और उन्हें इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। 8 से 12 माह तक की अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं और साथ ही साथ अपने से बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण भी करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो स्कीमा अर्थात व्यवहारों को संगठित पैटर्न से सीखते हैं, उनका सामान्यीकरण भी
करने लगते हैं। 12 से 18 माह में बच्चे वस्तुओं के गुणों का प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा सीखकर ग्रहण करते हैं। 18 से 24 माह की अवस्था में बच्चे जो होते हैं देखी गई वस्तुओं की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व का यही जो 18 से 24 माह की अवस्था होती है, इसमें बच्चों की जो देखी गई वस्तु होती है उसे अनुपस्थिति में भी उसका अस्तित्व समझने लगता है, मतलब उसके स्कीमा का डेवलप होने लगा है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हेंज की दुविधा। प्रीत कहता है कि हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करने लगते हैं? बोल रहा है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ऑर्गेनाइजेशन, आपके दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता। बोल रहा है इंस्ट्रूमेंटल रियलिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। बोल रहा है गुड बॉय गुड गर्ल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता। लॉ एंड ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन, आपका कानून व्यवस्था और अभिमुखता। तो जब बच्चा नैतिक तर्क करने लग रहा है और व्यक्तिगत ज़रूरतों पर सही और गलत का फैसला भी ले रहा है, तो ये बच्चा आपका जो है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता की तरफ है। ये बच्चा जो है सही और गलत का, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग का ये मोरल डेवलपमेंट एक उन्होंने थियरी दिया है। उन्होंने इसमें 3 स्तर बताए हैं, 3 स्तर की 6 स्टेज हैं। तो वही बोल रहा है कि जो बच्चा है नैतिक तर्क के किस स्तर पर है, जो सही और गलत का फैसला ले रहा है, तो आपके यांत्रिक सापेक्षक अभिमुखता इंस्ट्रूमेंटल रियलिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बच्चा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हिंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं। व्यवहार की सार्थकता स्वहित पर आधारित है, दूसरों कि केवल इतनी ही मदद करें जो हमारे स्वयं के लिए भी लाभदायक हो। इस प्रकार का तर्क यह है कि कार्य तभी नैतिक होगा जब नियमों का पालन स्वयं के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर आए। एक बच्चे का तर्क इस स्तर पर हो सकता है कि हिंज की दवा चुराना सही था यदि वह वैद्य के लिए लिखित संदेश छोड़ता हो कि वह उसके समर्थन में कुछ अच्छा जरूर करेगा। यह तर्क आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। फिर आपको ऑप्शन में दे रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर किस तरह का सिद्धांत माना गया है। बोल रहा है मनोविश्लेषणात्मक, बोल रहा है सोशियो कल्चर, बोल रहा है बिहेवियरिस्टिक, अथवा बोल रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोशियो कल्चर। आपके सामाजिक सांस्कृतिक विकास जो है वो आपके लेव वाइगोत्स्की ने इन्होंने जेडपीटी का थियरी है। जेडपीटी और सोशियो कल्चर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। और आपके जीन पियाजे ने विचार पर, पहले विचार देखिए आपको अगर कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप लोग लेव वाइगोत्स्की और पियाजे के बारे में जान जाएंगे। देखिए पियाजे जो होते हैं ना वो पहले विचार देते हैं और आपके वाइगोत्स्की जो होते हैं पहले भाषा को मानते हैं। इसलिए इन दोनों लोगों में बस 2 ही डिफरेंस हैं वैसे। और ये जो इन लोगों पे जितने क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन देखते चलिएगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत माना गया है। लेव वाइगोत्स्की के एक रूसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके निकट विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीटी के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह दिशा निर्देशन मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को संरचनावादी की संज्ञा दी गई है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जो आपके वाइगोत्स्की साहब हैं इन्होंने भाषा पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। इन्होंने वाइगोत्स्की के सिद्धांत जो है संरचनावादी का संज्ञा दिया गया इनके। और वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों का महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रिया के किस माध्यम से सुगमता दी जाती है। बोल रहा है ऑप्शन के निगेटिव रेनफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बलन, बोल रहा है कंपटीशन, तो बोल रहा है प्रतियोगिता आपका, लैंग्वेज भाषा, अथवा जेनेटिक डिस्पोजिशन। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो
आप इन्होंने सबसे ज़्यादा, अभी मैं बताई हूँ ना कि लैंग्वेज पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, और आपके वो जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने विचार पर ज़्यादा जोर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रिया को भाषा के माध्यम से सुगमता दी जाती है। उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जोर देते हैं। उनके अनुसार बच्चे आत्मनिर्देशन के लिए खुद से बात करते हैं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरणों का भी प्रस्ताव दिया था। एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप से विकसित होने के दौरान कैसे प्रगति करता है, यह निम्न चरण है। में चरण है जो आपका, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सोशियो लैंग्वेज जो आपका होता है। देखिए इन्होंने तीन भाषा का प्रारूप बताया है, यहाँ पे 3 चरण बताए यहाँ पे जो दिए हैं। देखिए एक सोशियो लैंग्वेज होता है, एक प्राइवेट स्पीच होता है और एक इनर स्पीच होता है। तो आपका जो सामाजिक भाषा होता है, सोशियो लैंग्वेज होता है, यह बाहरी संचार को अन्य लोगों के साथ बात करने के लिए संदर्भित करती है। और आपका जो प्राइवेट स्पीच होता है यह आंतरिक संचार को संदर्भित करती है, जिसके द्वारा बच्चे खुद को निर्देशित करते हैं। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान को बदलने का एक तंत्र है। और आपका इनर स्पीच जो है यह तब उत्पन्न होती है जब निजी भाषा लुप्त हो जाती है और मौन आंतरिक वाणी भाषा में बदल जाती है। देखिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जो सोशियल लैंग्वेज अगर कहीं आप लोगों को देखे, कहीं इनर स्पीच देखे, कहीं आपको प्राइवेट स्पीच देखे, तो आप लोग तुरंत वाइगोत्स्की को मारिएगा क्वेश्चन में, अगर कहीं भी ऑप्शन में दे रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। बोल रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, अथवा लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो देखिए जो यहाँ पर जो आपका दे रहा है ऑप्शन की कंठस्थ, खोजी अधिगम की व्याख्यान विधि और लचीले पाठ्यक्रम से देखिए मानकीकृत जो है ना आपका, और ये जितने भी हैं ये सारे आपके पॉजिटिव वे में आएंगे। लेकिन जो आपको चेंज करने के लिए बोल रहा है ना, कि बोल रहा है क्या बदलाव ज़रूरी है, तो जो आप लोग कंठस्थ करवाते हैं, कंठस्थ स्मरण में क्रिया आधारित अधिगम जो है इसमें बदलाव ज़रूरी है। देखिए कंठस्थ करके बच्चों को नहीं रटा के आप लोग बच्चों को प्रोग्रेसिव वे में नहीं ले जा सकते हैं। तो इसलिए कंठस्थ कराना, रटाना जो होता है ये सारे निगेटिव वर्ड होते हैं। और जो बोल रहा है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव ज़रूरी है, तो आपको कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर जो है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बालक के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अर्थात बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तित्व निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा जो होता है, बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण दिया जाता है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तिगत में असामान्यता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। इस प्रकार के शिक्षा में कंठस्थ स्मरण के स्थान पर क्रिया आधारित अधिगम कराया जाता है ताकि बच्चा उसे शिक्षण कर सके। तो देखिए जो आपका है यही बोल रहे हैं कि जो कठिन शब्द दे रहा है, रटना दे रहा है, इसमें बदलाव ज़रूरी है। यही बोल रहा है आपका शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षा यही बोलती है। अर्थात बालकों की रुचि जो प्रवृत्ति होती है उसको ध्यान में रखा जाता है, तब शिक्षा प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आया है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार। देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो हैं इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। इन पे क्वेश्चन बन के आया है कि तार्किक गणितीय बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक, हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों की विविध स्तर निहित करता है। ये बोल रहा है जो कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार, तो इन्होंने क्या दिया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। हर व्यक्ति जो होता है अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। आपके क्वेश्चन के अनुसार जो आपका राइट आंसर होगा
हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। और इन्होंने याद रखिएगा आप लोग कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। इनके अनुसार हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का विविध स्तर निहित करता है। गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत को सूचना को संसाधित करने के लिए एक जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, जिसे सांस्कृतिक व्यवस्था में समस्याओं को हल करने या संस्कृति में मूल्यों के उत्पादों को बनाने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत को 8 विभिन्न प्रकारों की बुद्धियों में वर्गीकृत किया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर लोग देख सकते हैं कितने भागों में इन्होंने बांटा है। तो इन्होंने एक दृश्य स्थानिक बुद्धि में बांटा है, फिर शारीरिक गति की बुद्धि है, संगीती बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक, भाषाई, तार्किक, गणितीय और प्रकृतवादी बुद्धि है। तो यह सभी चरण एक जैविक कारक से संबंधित हैं जो इन चरणों को एक अलग संदर्भ में प्रभावित करते हैं, जैसे कि रुचि, सक्रियता आदि पर। तो देखिए आप इन्होंने 8 बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए हैं: दृश्य, संगीत, अंतरा, तार्किक, शारीरिक, अंतर्वैयक्तिक, भाषाई और प्रकृतिवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक और क्वेश्चन आपके आया है कि असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और रीजन दे रहा है कि निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। ऑप्शन दे रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर बोल रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर बोल रहा है बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो देखिए आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। जो मैडम है वो अध्यापिका जो है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि और फिर आपको रीजन दे रहा है कि निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। मतलब जो प्राइवेट स्पीच होता है तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सहायता करता है। तो आपका देखिए ए और आर दोनों सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ देखिए व्याख्या इसलिए आप लोग को दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को जो कन्फ्यूजन होगा ना ऑप्शन वाइज, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग को ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक ही क्वेश्चन आप लोग को एक ही हर बार मिले। तो आप लोग अगर ऐसे टॉपिक वाइज देखते चलेंगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। चलिए, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि निजी वाक भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। भाषा विकास बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं को कभी बाधित नहीं करता है। भाषा विचारों के निर्माण से विकसित होती है। यह पूरी तरह से लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विचार प्रक्रिया पर निर्भर करती है। निजी भाषा आंतरिक संचार को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हैं। यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान से बदलने का एक तंत्र है। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अतः अभिकथन ए और कारण दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक अध्यापिका है, प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावित बना सकती है। जो एक टीचर है वो बोल रहा है कि प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धता जो है उसको कैसे प्रभावहीन बना सकती है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। ये निगेटिव वर्ड आप लोगों को दे रहा है। फिर यहाँ पर आप लोग को सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कि या सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने के लिए उनकी मदद करने के अवसर मिले। थर्ड ऑप्शन दे रहा है कि फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य एवं पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना। देखिए आप लोग को जो ये ऑप्शन बोल रहा है कि यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। तो ये आपकी रूढ़िबद्धता को प्रभावहीन नहीं बनाएगा और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। इसलिए आपका ये जो ऑप्शन दे रहा है ये आपका गलत ऑप्शन है। ये आपका प्रभावहीन नहीं प्रभावशाली बनाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रहा है कि
यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने के लिए उनके मदद अवसर मिले। यहाँ पे सिर्फ लड़कियों की बात की गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता करना, तो फिर कहाँ से ये प्रभावहीन बना रहा है, ये तो और ज़्यादा प्रभावशाली बना रहा है। ऑप्शन बोल रहा है कि सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य एवं पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना, ये आपका प्रभावहीन इसलिए बनाएगा क्योंकि यहाँ पे सभी जेंडरों को बताया गया है। इसने लड़का और लड़की का नाम नहीं ले रहा है, यहाँ पर सभी जेंडर को संगीत, नृत्य एवं पाक कला की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, व्याख्या दे रहा है कि एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को इस प्रकार प्रभावहीन कर सकती है कि लड़कियों और लड़कों के साथ एक समान व्यवहार करे, कक्षा में लचीलेपन को बढ़ावा देगी, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य एवं पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहेगी। और फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गैर रूढ़िबद्धता यौन भूमिकाएं प्रस्तुत करना, जैसे कि बाइक की सवारी करने वाली लड़की या रसोई में खाना पकाने वाला लड़का। मतलब ये जितने टॉपिक आपको बता रहे हैं कि ये सारे आपको प्रभावहीन बनाएगा। जो पूर्वाग्रह आपकी रूढ़िबद्धता है उसको कम करने में ये मदद करेगा। प्रत्येक छात्र को बिना भेदभाव किए सभी गतिविधियों में व्यस्त रखना, सभी लड़के लड़कियों को बैठने की व्यवस्था अलग अलग नहीं होनी चाहिए, बात सही है, तभी तो कम होगा ना रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। इस प्रकार से एक अध्यापिका जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को प्रभावहीन कर सकती है। आपका नेक्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण आपका कभी पॉजिटिव नहीं है। आप लोगों को कहीं अगर रटना दिखे, कंठस्थीकरण दिखे, तुरंत मार दीजिएगा गलत। यहाँ पर अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण है, तो निष्क्रिय भी आपका पॉजिटिव वर्ड नहीं है। चलिए, विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। देखिए यहाँ पर जो थर्ड दे रहा है और फिफ्थ दे रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो विविध जानकारियों को पुष्टि करने हेतु किसी समस्या पर अपसारी चिंतन, जो आपका डाइवर्जेंटली थिंकिंग होता है, वो जो होता है बहुत मतलब पॉजिटिव वर्ड होता है। और जो विविध जो बोल रहा है, कोलबोरेट डिफरेंस इंफॉर्मेशन जो होता है, ये बहुत मतलब बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये जो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन शिक्षार्थियों के विश्वास को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह अच्छे या तर्क संगत निर्णय लेने और गलत निर्णय को अस्वीकार करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। समालोचनात्मक चिंतन में चीज़ों को खुले दिमाग से देखना और अवलोकन करना, एक विचार या अवधारणा को यथासंभव कई कोणों के रूप में जांचना विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि कुछ व्याख्या भी आप लोग के लिए दिया है कि जो देखिए यहाँ पे अभी आप लोग देखें ना कि कौन सा बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा। तो खुले दिमाग के साथ किसी मुद्दे पर पहुँचने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाए, उससे बच्चे मतलब एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे। विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किया जाए। मान लीजिए कई जानकारियां उसे प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रचुर ज़्यादा अवसर दिया जाए। किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना, फिर वो इसी मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना, तर्क संगत रूप से विचार करके विचारों के बीच तार्किक संबंध बनाना, कई बातों में अपनी अंतर्दृष्टि बढ़ाने के लिए उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और अनुमान लगाने के लिए। तो ये जितने भी आपको वर्ड दिखे हैं ये सारे बच्चों को एक्टिव सक्रिय करेंगे। और ये जितने भी अगर आपको कहीं भी वर्ड दिखें तो ये सारे आपके पॉजिटिव वर्ड आते हैं। विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुमान, ये सारे आपके पॉजिटिव वर्ड हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? आपके रचनात्मक मूल्यांकन पर, मानकीकृत पर, अथवा मानक संदर्भित मूल्यांकन पर, अथवा योगात्मक मूल्यांकन पर। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो टीचर होती हैं वो संरचनावादी कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देंगे। चलिए यहाँ पर आप लोग व्याख्या देख सकते हैं कि एक संरचनावादी कक्षा में एक अध्यापिका जो है रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दे रही है। मूल्यांकन सिखाने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य में डेटा एकत्र करने, प्राप्त करने के लिए उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षार्थियों की प्राप्ति में
सुधार करने के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। यह मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया से पहले बाद में किया जाता है। यह शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के बारे में एक विचार देता है। शिक्षक को यह समझने में मदद भी करता है कि शिक्षार्थी जो है सीखने में सक्षम है या भी नहीं। अतः एक संरचनावादी कक्षा में संरचनात्मक रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षकों को शिक्षार्थी की सीखने की प्रगति का निरीक्षण और विश्लेषण करने में मदद करता है। चलिए, यहाँ तक आप लोग का टॉपिक क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि समावेशी शिक्षा, आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, मतलब डॉट 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 के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। बोल रहा है प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता अथवा भेदभाव। तो निष्कासन पर बोल रहा है, तो निष्कासन मतलब निकालने पर बल दे रहा है, तो आपके भेदभाव पर बल दे रहा है। आपका प्रस्तुतिकरण पॉजिटिव वर्ड है, अभिव्यक्ति आपका पॉजिटिव वर्ड है, संलग्नता आपका पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए आपका भेदभाव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग व्याख्या देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है भेदभाव के विविध जरियों को निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी छात्र उपस्थित होते हैं और उनके पड़ोसी स्कूल द्वारा आयु उपयुक्त नियमित कक्षाओं में उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें स्कूल के जीवन के सभी पहलुओं को सीखने, योगदान देने और भाग लेने के लिए समर्थन दिया जाता है। समावेशी शिक्षा इस बारे में है कि हम अपने स्कूल कक्षाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों को कैसे विकसित और डिजाइन करते हैं ताकि सभी छात्र एक साथ सीखें और भाग लें। समावेशी शिक्षा एक समान सीखने का माहौल में जारी किया। अच्छा देखिए, अगर आप लोगों को समावेशी शिक्षा पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट में मैंने इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी PYQ समावेशी शिक्षा पे आया है, अगर आप लोग को क्लास लेना होगा ना तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। और देखिए, समावेशी शिक्षा है जो कि आपके EVS हुआ, सोशल साइंस हुआ, आपका हिंदी पेडागोजी, मतलब जितने भी आपके ऑलराउंड सब्जेक्ट हैं सब में आपके समावेशी शिक्षा से 2 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अभी यहाँ व्याख्या ही दे रहा है कि यानी एक शैक्षिक सेटिंग जहां विभिन्न पृष्ठभूमि और अलग अलग क्षमताओं वाले छात्र एक समावेशी वातावरण में एक साथ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में है, जो उनकी विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से एक तरह से प्रतिक्रियात्मक, स्वीकार्य, सम्मानजनक और सहायक तरीके से पूरा करता है। यह समाज की कुरीतियों को दूर करके शिक्षा प्रदान करती है। अतः इसीलिए समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों को निष्कासन पर बल देता है। चलिए, आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आ रहे हैं, एक अध्यापिका जो है उसको क्या करना चाहिए। आपका ऑप्शन दे रहा है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। ऑप्शन दे रहा है कि समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। ऑप्शन दे रहा है कि प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ाना। फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। देखिए, आपको ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक ऐसी कक्षा है जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आ रहे हैं, एक अध्यापिका को क्या ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा तो आप लोग नहीं करेंगे कि अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कम अपेक्षा बनाना और उन पर कायम रखना, ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है आपका। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना आपका नेगेटिव वर्ड होता है। बच्चों में अलगाव नहीं करना आप लोगों को। अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगे, तो ये कहाँ से समावेशी शिक्षा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना जो है आपकी समावेशी शिक्षा जो है। सामाजिक आर्थिक परिवेशों से जो विद्यार्थी आते हैं उनको कोई भी टीचर है उनको समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय हुआ, हमारी कक्षा हुआ का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी व्याख्या भी देख लीजिए। यहाँ पर एक कक्षा में विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं। एक अध्यापिका निम्नलिखित तरीके से समावेशी वातावरण की रचना कर सकती है। बच्चों के सीखने के अनुभव को बाधित करने
खाली अपनी रूढ़ियों और विश्वासों पर चिंतन करें। समावेशी भाषा जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। उन्हें अन्य छात्रों के बीच कक्षा में अपनी नैतिकता और संस्कृति को साझा करने का अवसर दीजिए। कक्षा में उनके स्थानीय पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करिए और कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को शामिल करिए और उन्हें ऐसा मंच प्रदान करिए जहां वे अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर आ सकें और अपने अनुभव को साझा कर सकें। नेक्स्ट दे रहा है कि छात्रों को एक दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के सम्मान करने के लिए संवेदनशील बनाइए। एक संस्थागत लोकाचार बनाने के लिए जिसमें समानता पर जोर दिया गया, वो लोकाचार बनाइए। तो देखिए, यहाँ तक आप लोग ने समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। बोल रहा है कि अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन दे रहा है कि सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत कर देना चाहिए। फिर ऑप्शन दे रहा है कि विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है दिखाए जा रहे वीडियो का उपशीर्षक देना चाहिए। देखिए, आपसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि सफल समावेशन बनाने के लिए तो अवधारणा और चित्र अगर आप प्रयोग कर अवधारणा चित्र अगर प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे जब बच्चा दृष्टि बाधित है तो फिर वो सफल समावेशन कहाँ से हो रहा है। नेगेटिव वर्ड है। सभी प्रकार की लिखित सामग्री जो है मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। ये आपका कहीं तक ठीक लग रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चा दृष्टिबाधित है तो अगर आप हाथों से इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या बच्चे को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो निगेटिव वर्ड हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बोल रहा है कि दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना। देखिए, बच्चा जब देख नहीं पा रहा है फिर उसे दिखाए गए जा रहे वीडियो का उपशीर्षक किसे दे रहे हैं आप लोग? राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सफल समावेशन के लिए अध्यापक को निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना, उनकी दृष्टि का इष्टतम उपयोग अर्थात जहाँ तक वे उन्हें देख सकते हैं बड़ी बड़ी छपी हुई पुस्तक और अध्ययन विषय वस्तु प्रयोग में लाई जानी चाहिए। उन्हें कक्षा की पहली पंक्ति में बैठाना चाहिए। गहरे रंग की विषय वस्तु का उपयोग करना चाहिए। चमकदार वस्तुओं और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। बड़े शिक्षण सामग्री का उपयोग, ऐसी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसमें वे छू सकें और महसूस सकें। यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि जो दृष्टिबाधित बच्चा होता है उनके लिए इतनी जितनी सामग्री आप लोग को बताई ये सारे महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग को कीवर्ड मिल रहा होगा ना कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। परिवेश, देखिए आपको अगर ADHD, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया मतलब ये जितने भी विकार हैं, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी ना तो आप लोग को एक वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो ध्यानाभाव और अति सक्रियता विकार है ADHD ग्रसित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। बोल रहा है कि परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए। फिर बोल रहा है विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करना चाहिए। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। एक बात बताइए, बच्चा जो है आपका ADHD से ग्रसित है, अब अध्यापक को परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देने से क्या बच्चा सही हो जाएगा? बिल्कुल नेगेटिव है। लंबे और जटिल प्रदान करने से बच्चा सही होगा? नहीं सही होगा। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। बोल रहा है कि गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलिए यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा व्याख्या भी दे रहा है, रीड करते चलिए। बोला कि ध्यानाभाव सक्रियता विकार ADHD एक मस्तिष्क विकार है जो आपके ध्यान देने, बैठने, स्थिर रहने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके को प्रभावित करता है। ADHD से ग्रसित विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए अध्यापक को निम्नलिखित शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन दे रहा है कि विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन दे रहा है कि कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना ताकि अक्षमता वाले शिक्षार्थी इसे बहुत अच्छी तरह से कर सकें। और ऑप्शन दे रहा है कि एक लचीला पाठ्यक्रम
बनाए, समय रेखा भी लचीली होनी चाहिए। तो आपके ADHD से जो बच्चे होते हैं, इतना मतलब आपके उनके लिए पॉजिटिव वर्ड है, आप लोग देखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर और है कि वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करने वाले अवधारणाएं और मूर्त से अमूर्त तक की प्रगति होनी चाहिए। आपके ADHD वाले बच्चों के लिए है, प्रगति को मापने और उपचार के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक आधार रेखा स्थापित करिए। नियमित प्रतिपुष्टि प्रदान करना और शिक्षार्थी के अधिगम के बीच में अंतर को कम करना। देखिए आप लोग के लिए इतना पॉजिटिव वर्ड मिला ना, और अगर आप लोग को थोड़ी सी भी दिक्कत होगी ना तो आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि देखिए ये जो ADHD हुआ, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया हुआ, इन पर से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके किसी भी सब्जेक्ट में बन के आएंगे, चाहे मैथ हुआ, संस्कृत हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, आपके सोशियो कल्चर और आपके पॉलिटी हुआ, जितने भी मतलब ऐसा सब्जेक्ट हैं सारे में आएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा पैसेंस बना के आप लोग को तैयारी करना है। देखिए क्वेश्चन आपका है कि जो पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। बोल रहा है कि जो आपका डिसलेक्सिया है वो किस क्षेत्र में सापेक्ष रूप से चुनौती पैदा कर रहा है। लिखित विषय सामग्री के बोध में, शारीरिक गतिविधि, दूसरों की भावनाओं को समझने में अथवा चित्र बनाने में। देखिए जो आपका पठन वैकल्य होता है ना, ये विषय लिखित विषय सामग्री के बोध में, चाहे पढ़ने में, लिखने में, लिखने में तो आपकी डिस्ग्राफिया जो होती है, लेकिन जो विषय सामग्री के बोध में होता है तो आपका पठन वैकल्य हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। शारीरिक गतिविधि नहीं, दूसरों की भावनाओं को समझने में, ये डिसलेक्सिया के बारे में, चित्र बनाने में, ये आपके डिस्ग्राफिया में आ जाएगा, चित्र बनाने में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से लिखित विषय सामग्री के बोध में चुनौती पैदा करता है। डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। यह ज़्यादातर बच्चों में होता है और वयस्क होने तक इसका पता नहीं चलता। स्क्रीन पर है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन दे रहा है कि सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, ऑप्शन दे रहा है कि मानकीकृत, ऑप्शन दे रहा है कि परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन दे रहा है कि व्यवहारवादी। देखिए जो बोल रहा है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो ये आपका ऑप्शन दे रहा है ना कि मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित, व्यवहारवादी, ये आपके निगेटिव यहाँ पर हो जाएंगे। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक। जो होता है वो बच्चे को प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों में हेल्प करता है और जो शिक्षक होता है इसका उपयोग करता है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, व्याख्या दे रहा है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से और ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया से। यह तभी होता है जब शिक्षार्थी जो होता है सक्रिय रूप से कार्यों और गतिविधियों में लगे होते हैं। शिक्षक को शिक्षार्थियों में विचारों और तर्क संगतता को विकसित करने के लिए समस्या पर काम करने की कई तरीकों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2020 की जो NEP है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बोल रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम पर बल देती है, आपके एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बल देती है, अथवा डिजिटल लर्निंग पर बल देती है, अथवा साइंटिफिक लर्निंग पर बल देती है, अथवा लर्निंग बाय डूइंग पर। तो देखिए आपका जो NEP है ना वो आपके अनुभव, डिजिटल और वैज्ञानिक और करके सीखना, इन चारों पर बल देती है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, आपका चारों का चारों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या भी दिया है कि पहले की 2 शिक्षा नीतियाँ जो 1968 और 1986 स्वतंत्रता के समय में अस्तित्व में आया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर जोर देती है ताकि बच्चे जो हैं अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सके। NEP 2020 में अधिगम के निम्न तरीकों पर बल देती है, आपके अनुभवात्मक, डिजिटल, वैज्ञानिक, करके सीखना, ये चारों जो है आपकी NEP 2020 के अधिगम में ऐसे तरीकों पर बल देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है
कि अध्यापकों को विद्यार्थी के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशल भूत बनाने के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन दे रहा है कि विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों पर अवसर देना, विद्यार्थियों के अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करना, विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन करना, और आपका ऑप्शन दे रहा है जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करना नेगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में, अवास्तविक नहीं वास्तविक होगा तो ये भी आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों को अवसर देकर, तो अभिसारी अवसर देकर नहीं, अपसारी, इसलिए आपका ये तीनों ऑप्शन ही गलत है। आपका थर्ड ऑप्शन सही है जो बोल रहा है कि विद्यार्थी में स्वयं से प्रश्न करना, स्व आकलन करना, ये बहुत प्रभावी होता है, बच्चों को सक्रिय भी बनाता है। जो बोल रहा है कि अध्यापक को विद्यार्थियों के अधिगम उक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना, स्व आकलन समुन्नत करके, जो बच्चे को बहुत सक्रिय बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्याख्या भी जो दिया है कि अध्यापकों का विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं से प्रश्न करने, स्व आकलन समुन्नत करके शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के प्रदर्शन का आकलन करने में सहायता मिलता है। यह अभ्यास शिक्षार्थियों को उनके ज्ञान अंतराल की पहचान करने, उपयुक्त सीखने की रणनीति अपनाने और नए सीखने के लिए एक उपकरण के रूप में मूल्यांकन का उपयोग करने में मदद करता है। ऐसा करने से शिक्षार्थियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। चलिए आई होप कि आप सब लोग को क्लास बढ़िया लगे, क्योंकि देखिए आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आप लोग का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होता जाएगा। आप लोग को कोई भी इस पे कोई भी क्वेश्चन बन के आए ताकि आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आप लोग को कॉन्सेप्ट सहित आप लोग को क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं हो, बोल रहा है कि हतोत्साहित होना चाहिए। जो प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? तो बोल रहा है अनुक्रिया समुच्चय अथवा कलन विधि अथवा अन्वेषण खोजबीन अथवा साम्यानुमान है कि अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि, अन्वेषण, खोजबीन जो है, तो देखिए कलन विधि जो होता है ये आपका पॉजिटिव आता है, खोजबीन भी आपका पॉजिटिव, साम्यानुमान भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। आपका जो है अनुक्रिया समुच्चय ये आपका निगेटिव वर्ड है, इसे हतोत्साहित करना चाहिए। चलिए यहाँ पर व्याख्या आप लोग देख सकते हैं कि प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में अनुक्रिया समुच्चय का इस्तेमाल करके हतोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में बच्चों को जीवन में सफल होने में मदद करने के लिए समस्या समाधान को सुविधाजनक बनाना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को चीज़ों का विश्लेषण करने की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान कर सकें। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपका नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करती है? उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, उसकी निम्न अंतः वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। देखिए ये क्या बोल रही है कि नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी जो उत्तर दे रही है कि नल और फव्वारा जो है पानी के मुख्य स्रोत हैं, तो ये उसकी समझ और अनुभवों के आधार पर बन रही है, ना कि उसके निम्न अंतः वैयक्तिक अंतर्बुद्धि पे, ना ही आपके नई अवधारणा सीखने की अभिप्रेरणा की कमी, ना तो उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसकी समझ जो है उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, और आपका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। रानी प्रायः केवल
रानी प्रायः जो है घरेलू कार्यों में या अपने आसपास के लोगों के जल की अवधारणा हेतु नल का प्रयोग करते हुए देखती है तथा भ्रमण के दौरान किसानों द्वारा खेतों में फव्वारे द्वारा सिंचाई करते हुए देखती है कि अंततः जब कक्षा में जल के स्रोतों के बारे में चर्चा की जाती है तो रानी अपने अनुभव के आधार पर बनी अपनी समझ का प्रयोग करते हुए यह उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का भाग नहीं है? ऑप्शन दे रहा है कि योजना, पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन अथवा निष्क्रिय अनुकरण। तो आपका देखिए ये जितने भी वर्ड होते हैं ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। पर्यवेक्षण हुआ, मूल्यांकन हुआ, निष्क्रिय अनुकरण नहीं। जो निम्न में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का भाग नहीं है? तो आपका निष्क्रिय अनुकरण जो होता है ये आपका भाग नहीं है। आपका राइट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अधिसंज्ञानात्मक कौशल में विद्यार्थियों के अधिगम और प्रदर्शन को प्रभावित करने की शक्ति होती है। अभ्यास के साथ समयानुसार अधिसंज्ञान विकसित हो सकता है। जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो उन्हें ये अधिसंज्ञान कहा जाता है। अधिसंज्ञान छात्रों के विचारों और को अपसारी बनाता है, उन्हें अपनी स्वयं की कार्यात्मकताओं पर नियंत्रण देता है। अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियों में समस्या को हल करने में स्वयं का मूल्यांकन करके आत्म सुधार शामिल है। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में निष्क्रिय अनुकरण का कोई स्थान नहीं होता है क्योंकि व्यक्ति स्वयं से कार्य करने की क्षमता रखता है। देखिए यहाँ पे निष्क्रिय अनुकरण का कोई स्थान नहीं है क्योंकि बच्चा जो है वो करके सीखता है। कि भावनाओं और संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दे रहा है कि अभिकथन में देखिए असर्शन और ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है। अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है अथवा जानकारी ग्रहण करने और कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होता है अथवा निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। तो ऑप्शन आपसे पूछा है कि कौन सा जो है सही है, भावना और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन आपका सही है? तो अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित है, नहीं है, ये नहीं है। ये दे रहा है ना कि ये रुचि और जिज्ञासा जो है आपका परस्पर संबंधित है, नहीं, गलत दिया है। अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है, ये गलत बात है। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होता है, ये आपका राइट ऑप्शन हुआ। और यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता का समुन्नत करता है, ये बात गलत है, ये आपका निगेटिव वर्ड है। निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत नहीं करता है। चलिए यहाँ पे व्याख्या भी देख लेते हैं कि जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। यह कथन भावनाओं और संज्ञान के बारे में सही है। संवेग एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है। संज्ञान अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। संज्ञान बताता है कि मानसिक प्रक्रियाएं अर्थात सीखने, याद रखने, समस्या सुलझाने, जन्म से लेकर वयस्क होने तक की सोच कैसे विकसित होती है। एक बच्चे में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास की एक एकीकृत और समग्र निर्माण का विकास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? ऑप्शन दे रहा है कि निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, मास्टर ओरिएंटेड गोल्स, एंट्री व्यूज ऑफ एबिलिटी, योग्यता का सत्व अस्तित्वात्मक परिप्रेक्ष्य, लर्नेड हेल्पनेस असहायता का सीखा हुआ भाव, आपका कम्पिटिटिव एटीट्यूड प्रतियोगिता दृष्टिकोण। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति जो होता है अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को निपुणता उन्मुखी उद्देश्य मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स को अपनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग व्याख्या भी देख सकते हैं कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को निपुणता उन्मुखीकरण को निर्धारित मानकों के अनुसार अधिगम और कार्यों में निपुणता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। शिक्षार्थी नए कौशल विकसित करते सुधार करने के लिए अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक निपुणता दृष्टिकोण उन्मुखीकरण उन व्यक्तियों का वर्णन करता है जो जितना संभव हो अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। चलिए आपका 29 क्वेश्चन है, विद्यालय में बच्चों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? बोला है लचीली समस्या समय सारणी,
संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, कठोर पाठ्य चर्चा अथवा अधिगम हेतु मूल्यांकन। तो बोल रहा है कौन सा उत्पन्न करता है, तो ये जो है आपके पॉजिटिव वर्ड होते हैं, लचीली, संरचनात्मक, अधिगम हेतु मूल्यांकन। आपका जो कठोर पाठ्य चर्चा है ये बाधा उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट को यहाँ पर व्याख्या भी देख सकते हैं आप लोग कि विद्यालय में बच्चों की सफलता में कठोर पाठ्य चर्चा बाधा उत्पन्न करता है। पाठ्यक्रम इस प्रकार होने चाहिए जो बच्चे की सोचने की क्षमता को बढ़ावा दे। पाठ्य चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा दे, साथ ही साथ नई चीज़ें सीखने के लिए प्रोत्साहित भी करे। कठिन पाठ्य चर्चा से बच्चों की अधिगम क्षमता काफ़ी प्रभावित होती है, अतः हम कह सकते हैं कि एक कठोर पाठ्य चर्चा छात्रों के अधिगम के लिए बाधा उत्पन्न करेगी और साथ ही विद्यालय की सफलता में भी बाधा उत्पन्न कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप लोग को सच में वीडियो हेल्पफुल लगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को सच में लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसी आपका सर्च एंड ओरिजिन का ये क्वेश्चन है, किसी अवधारणात्मक को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थी के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। और आपका रीज़न दे रहा है कि अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। देखिए ये आपका ऑप्शन दे रहा है अधिगम कंठस्थी, अगर आपको कहीं अधिगम कंठस्थीकरण रहा है वो आपका निगेटिव वर्ड होता है। फिर बोल रहा है किसी अवधारणा को समझाते हुए समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थी के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। ये आपका सही लग रहा है, तो आपका जो दे रहा है ऑप्शन दे रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए आपका जो सेकेंड है वो गलत है। कंठस्थीकरण कहीं भी नहीं दे रहा है कि कंठस्थीकरण जो अधिगम में होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है, रटना बहुत प्रभावशाली होता है। ये जितने भी वर्ड होते हैं ना सारे निगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए आप लोग ये कंठस्थीकरण कहीं भी आए तो एक ही वर्ड है पहचानने के लिए कि जो निगेटिव वर्ड होता है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसी अवधारणात्मक को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया गया ताकि वह अवधारणा निश्चित स्थान पर उपयोग किया जा सके। अतः कथन ये सही है तथा अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि रटंत प्रवृत्ति से अधिगम का दैनिक जन उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक